हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज का वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अब तक पोइट्री वाले सेगमेंट से कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्लास 12 के वो बच्चे जिन्होंने अभी तक लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड पोइट्री नहीं पढ़ी है, आप लोगों को इस वीडियो को देखने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ये वीडियो आप लोगों के लिए संजीवनी बूटी साबित होगी। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि पहली चीज, लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ना, एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना पोइट्री में बहुत जरूरी है। पर बहुत सी बार बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास समय की कमी होती है और बहुत सारा सिलेबस होता है रिवीजन के लिए, तो ये वीडियो आपको देखकर ही जानी है एग्जाम में, ताकि पोइट्री का कोई भी सवाल आप मिस ना करें। अब बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करेंगे माई मदर एट 66 पोम से, जो लिखी है कमला दास ने। माई मदर एट 66 एक कविता है जो कमला दास ने लिखी है, जिसके अंदर तीन चीजों के बारे में मेनली बात हुई है। ये तीन चीजें अच्छे से याद करके जाना है इस कविता की। सबसे पहली है यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ एडवांसिंग एज, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। एजिंग नेचुरल प्रोसेस है, आप रोक नहीं सकते। इमोशंस एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन, सो एडवांसिंग एज, इमोशन, फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आए ये चीजें मेंशन करना मत भूलिएगा। सेंट्रल आइडिया के अंदर भी ये आपको लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो हमारी पोएट हैं वो गिल्टी फील कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इस उम्र में वो अपनी मां के साथ नहीं रह पा रही। बस वो यहां पर इस उम्र में अपनी मां के साथ रहना चाहती हैं, इसीलिए कविता के अंदर बहुत सारी तुलनाएं करके, कॉन्ट्रास्ट दिखा के वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स अपनी मां के प्रति दिखाती हैं, ठीक है ना। वो क्या करेंगी, अलग अलग तरीके से कंपेयर करेंगी। अब मैं आपको बताती हूं प्रॉपर कहानी क्या है। एक है हमारी राइटर और उनके साथ है उनकी मां, जिनकी एज है 66। ध्यान से सुनिएगा। वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं। अब गाड़ी में दोनों बैठी हुई हैं, बगल में बूढ़ी मां बैठी हुई है, गाड़ी चल रही है। अब एकदम से जब वो अपनी मां को देखती हैं तो मां एक झपकी ले रही होती है और वो बूढ़ी हो गई हैं, और जब वो झपकी ले रही होती है तो उनका फेस बहुत ज्यादा डल लगता है और ऐसा लगता है जैसे कोई लाश पड़ी है, जैसे एक लाश का चेहरा हो। और जब वो उनको ऐसे देखती है तो एकदम से मन में ख्याल आता है उनकी डेथ का, जो उनको दहला के रख देता है। और वो अपनी मां के उस चेहरे को देखकर एक बचपन का डर उन्हें वापस से लगता है कि हम जब भी सोचते हैं कि हमारे मॉम डैड नहीं रहेंगे या हमें वो दिखाई नहीं देते तो हम कैसे तनमना जाते हैं, कैसे हम रोने लगते हैं। बस जब वो गाड़ी में अपनी मां को ऐसे देखती हैं तो वो एकदम से इस विचार को, इस थॉट को दूर भगाना चाहती हैं और वो तुरंत गाड़ी के बाहर देखती है। गाड़ी क्योंकि चल रही है तो बाहर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी उन्हें चलते हुए दिखाई देते हैं। अब दो एक्सप्रेशंस यहां पर आपको, दो चीजें वो यहां पर आपको दिखाएंगी। एक है यंग ट्रीज, ध्यान रखिएगा इनका, स्प्रिंटिंग, ठीक है। और दूसरा है मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ठीक है। आपको मिल जाएगा, आप उसको पढ़ोगे तो। दो चीज जब वो अंदर देखती हैं अपनी मां के चेहरे को, पहली चीज वो कंपेयर करती हैं अपनी मां के चेहरे को एक लाश के चेहरे से, ठीक है। दूसरा, जैसे वो बिल्कुल डेड है, पेल है, ठीक है, वैन पेल लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, इस तरीके की एक लाइन यूज की गई है कि बिल्कुल फीका पड़ा हुआ पीला चेहरा, डेड चेहरा जैसे एक लाश का होता है। दूसरा कंपेयर वो करती है अपनी मां के चेहरे का लेट विंटर्स मून, आपने देखा होगा सर्दियों के दौरान, अभी दिसंबर में आने वाले समय में देखना, पीला पड़ जाता है चांद, बिल्कुल बिल्कुल डल लगता है, व्हाइट एकदम ब्राइट नहीं लगता। फिर अपनी मां की तुलना उससे कर रही हैं, लेट विंटर्स मून से कर रही हैं। दोनों ही चीजें अंत दिखाती हैं, दोनों ही चीजें डेथ दिखाती हैं, जहां से वो कंपैरिजन कर रही हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है? यहीं से क्वेश्चन आते हैं उठ के। यंग ट्री स्प्रिंटिंग मतलब अंदर डेथ दिखाई दे रही है, एक ओल्ड एज दिखाई दे रही है, वहीं बाहर अलग अलग एज दिख रहे हैं कि कैसे बचपन होता है, हम बहुत खुश होते हैं, मैरिज, जैसे घरों से बाहर बच्चे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जब एक बार बच्चा घर से बाहर निकल जाता है ना, तो जैसे वो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो हम कहीं ना कहीं दुनिया की उस दौड़ में लग जाते हैं, जैसे वो पेड़ पौधे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो होती है हमारी जवानी। और वो इतनी जल्दी बीत जाती है कि हमें पता नहीं चलता, एंड देन सडनली आ जाती है हमारी ओल्ड एज, और उस एज में फिर हम क्या करने लगते हैं? कुछ नहीं, मौत का इंतजार। समझ लो। तो यहां पर
डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ जो है वो दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है, हर एक बच्चा ध्यान से इस बात को सुनना, हर एक पोम की हर एक लाइन का इंटरप्रिटेशन आपका, मेरा, किसी और का बिल्कुल अलग हो सकता है। आपकी बुक्स के अंदर अलग हो सकता है, आपके टीचर्स ने अलग बताया हो सकता है, डजंट मैटर, आपके अकॉर्डिंग जो है उसका एक सही रीजन होना चाहिए। इसीलिए लिटरेचर इतना खूबसूरत है कि आप अपने इंटरप्रिटेशंस वहां पर लिख सकते हैं। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है जो मैं आपको समझा रही हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। माय मदर एट 66 जो है वो कमला दास की एक कविता है, जिसके अंदर वो कहीं ना कहीं अपनी मां की बढ़ती हुई उम्र की उदासी दिखाने की कोशिश कर रही हैं, और जब वो अपनी मां से दूर जा रही है, ठीक है, तो वो वाला दर्द कहीं ना कहीं इस पूरी कविता में दिखाया गया, इस पूरी पोम में दिखाया गया है। इन द कार शी नोटिसेस दैट हर मदर हैड ग्रोन टेरिबली ओल्ड, और कहीं ना कहीं गाड़ी में उसे ये रियलाइज हो जाता है कि माँ मेरी बहुत बूढ़ी हो गई है, और वो अपनी माँ के चेहरे को एक लेट विंटर्स मून से कंपेयर करती है, और वो प्रिटेंड करती है। लास्ट वाला एक्सप्रेशन पोएम का, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, जब वो कुछ दूरी पर अपनी माँ से खड़ी होती है तो वो अपने चेहरे पर वो उदासी नहीं आने देती जो वो अपने मन में फील कर रही होती है। तो बस अपनी मां को बुरा ना लगे इसलिए मन में उसके ये ख्याल चल रहा था कि पता नहीं अगली बार मैं कब आऊंगी, कब नहीं आऊंगी, तो इसीलिए एक मुस्कान के साथ अपनी मां को विदा करती है, वहां बाय करती है और वहां से चली जाती हैं। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो इस कविता के अंदर हमें पेन दिखाई देता है एक डॉटर का अपनी बूढ़ी मां को पीछे छोड़ के जाने का, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है, ऑब्वियसली हमें बहुत सारी चीजों की वजह से ऐसी एज में अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाना पड़ता है जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यू टू करियर और बहुत सारी एजुकेशन और न जाने किन किन चीजों की वजह से, राइट। तो बस वही सब चीजें, वही कश्मकश पूरी कविता में, पूरी पोम में दिखाई गई है। अब बारी आ जाती है नेक्स्ट पोम कीपिंग क्वाइट की। भाई एक नंबर की कविता है ये, और ये जो कहना चाहती है वो मैं चाहूंगी कि आप भी अप्लाई करना अपनी लाइफ के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। द पोएट टॉक्स अबाउट द नीड ऑफ साइलेंस एंड क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। मेन चीज है, कोई भी क्वेश्चन आए उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लिखना है तुम्हें। पूरी की पूरी पोम इसी चीज के ऊपर है, इंट्रोस्पेक्शन। दैट मीन्स एक तरीके से अपने गिरवान में झांक के देखो। कहने का मतलब जो भी काम कर रहे हो, आज मैं यहां पर खड़े होके पढ़ा रही हूं, मुझे थोड़ी देर के लिए ये सोचना चाहिए कि जो मैं कर रही हूं क्या इससे किसी का बुरा हो रहा है, क्या इससे किसी को नुकसान हो रहा है, क्या मेरे आगे बढ़ने से कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, नेचर को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वॉट एवर इट इज, ठीक है। इसी के बारे में ये पूरी पोम है। सो द पोएट टॉक्स अबाउट नीड ऑफ साइलेंस। साइलेंस कितना इंपॉर्टेंट है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, चुपचाप शांति से बैठकर ये सोचना कि जो भी मेरे स्टेप्स है, जो मैं पाना चाहता हूं, मौत के डर से कि मरने से पहले ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, इसमें कहीं मैं बहुत चीजें गलत तो नहीं कर रहा। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कामनेस मेन चीज है, ठीक है। इसे हटा दो, ज्यादा हैवी हो जाएगा, ठीक है। कामनेस की इंपॉर्टेंस कितनी है, कामनेस की, शांति की, कि हम बिना सोचे समझे बहुत कुछ करे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमें कंट्रोल करना होगा, उसको हमें सोचना समझना होगा। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कीपिंग क्वाइट कविता का, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई मैं बात कर रही हूं सारी इंपॉर्टेंट चीजों की, ठीक है, तो तभी आपको ये वीडियो मैंने बोला कि सबसे ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि मेन पॉइंट्स आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे। अब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के बीच में ब्रदरहुड, भाईचारे की बात करते हैं। वो अलग अलग चीजों को खत्म करने की बात करते हैं, जो भी हेट्रेड है, जो भी वॉर चल रहे हैं, उन सब चीजों को खत्म करने की बात करते हैं। देखो पोएट हमें बोल रहे हैं स्टिल रहने के लिए और 12 तक काउंट करने के लिए। अब 12 का रेलेवेंस क्या है, घड़ी के 12 दिन हो सकते हैं, 12 ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, साल में 12 महीने होते हैं, इस तरीके से वो कुछ भी मान लो। तो कहने का मतलब ये है कि साल के 12 महीने, दिन के 12 घंटे, हर एक राशिफल का इंसान,
मतलब सभी को इन्वॉल्व करते हुए वो ये कह रहे हैं। वो ऐसा नहीं कह रहे कि मैं सिर्फ अभी तक तुम्हें 12 तक काउंट करने के लिए बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि तुम कुछ भी करने जा रहे हो उससे पहले एटलीस्ट ये सोच के जाओ कि मेरे इस काम से किसी चीज को नुकसान तो नहीं हो रहा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ठीक है। सो वो हमें He also asks us to sit still. अब वो हमें शांति से बैठने के लिए कहते हैं, पर वो हमें कुछ ना करने के लिए नहीं कह रहे, हमें कंफ्यूज नहीं होना। वो हमें केवल ये कह रहे हैं कि आप अपने काम को करने से पहले एटलीस्ट 12 तक गिनो और ये सोचो कि ये सही है या गलत है, ठीक है। ऐसे बिना सोचे समझे कुछ भी मत करो। फॉर अ मोमेंट वी शुड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, हमें एक क्षण के लिए किसी भी भाषा में नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि भाषा हमें आपस में बांट देती है, और ये तो बात कर रहे हैं भाईचारे की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। और भाषा, मान लीजिए मैं इंग्लिश बोलती हूँ और आप हिंदी बोलते हो, वो मराठी बोलता है, वो मलयाली बोलता है, वो कुछ भी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। क्या मुझे जो भाषा आती है अगर उसको वो नहीं आती तो हम एक दूसरे को समझ पाएंगे? नहीं। लेकिन हम सब अगर शांत बैठे हैं तो हम एक ही स्टेट में बैठे हैं, एक दूसरे से कोई बुरी बात नहीं बोल सकते, कोई अच्छी बात नहीं बोल सकते, कुछ गलत नहीं कह सकते, और शायद हमारे बीच में लड़ाई ना हो, शायद हमारे बीच में दुश्मनी ना हो। इसीलिए वो किसी भी लैंग्वेज में बात करने से मना करते हैं। वी शुड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब वो अपने आर्म्स को एज इन हाथ हिलाना, हाथ हिलाना मतलब जो भी हम काम करते हैं वो अपने इन हाथों की मदद से करते हैं, अच्छा हो चाहे बुरा हो। वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए हम इनका इस्तेमाल नहीं करते, दैट मीन्स हम काम नहीं करते, दैट डजंट मीन कि हमें आइडल बैठना है। ध्यान समझिएगा इस चीज को। उनका मतलब यही है बार बार कि जो भी कर रहे हो 2 बार सोचो। इट विल बी अ मोमेंट ऑफ कंप्लीट साइलेंस। ये एक ऐसा क्षण होगा जो बिल्कुल साइलेंस का होगा, जिसमें कोई रश, कोई वरी, कुछ नहीं है, और ये एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आ जाता है, वो बोलते हैं इस क्षण को एक एक्सोटिक मोमेंट क्यों? एक विचित्र क्षण है ये, जो कभी भी पहले अनुभव नहीं किया होगा, कभी भी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होगा किसी ने भी। तो उसको उन्होंने बोला है एक सडन स्ट्रेंजनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख रही हूं यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अब वो कहते हैं कि एक सडन स्ट्रेंजनेस विल प्रिवेल, सब जगह फैल जाएगी, एक विचित्र सन्नाटा, विचित्रता फैल जाएगी। वी विल ऑल एंजॉय, जो हम सब एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम सब सही काम कर रहे होंगे, हम सब कुछ गलत नहीं कर रहे होंगे, हम लोगों में लड़ाई नहीं हो रही होगी, ठीक है। और ये बहुत ही खुशनुमा पल होगा। अब कैसे? जैसे फिशरमैन, जो मछुआरे हैं, वो किसी भी व्हेल को, किसी भी मछली को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे। इवन द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो इंसान नमक इकट्ठा कर रहा है, वो भी काम करना बंद कर देगा और अपने घायल हाथों को जब देखेगा एंड रिफ्लेक्ट एट द पेन एंड हार्म, और फिर उसे कहीं ना कहीं एहसास होगा कि कितना दुख, कितनी पीड़ा और कितना नुकसान वो कर रहा है, हैज कॉज्ड हिम, ठीक है। उसके इस टास्क ने उसको कितना नुकसान पहुंचाया, उसके हाथ गल रहे हैं नमक को इकट्ठा करने में, पर वो क्योंकि उसे अपनी रोजी रोटी चलानी है, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। और फिशरमैन भी पानी की मछलियों के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, ठीक है। तो जितने भी तरीके के वॉर होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको रोक देना चाहिए एक बार के लिए। ग्रीन वॉर क्या होते हैं? जो भी हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो सभी हमें रोक देने चाहिए। वॉर्स विद पॉइजनस गैसेस, फायर आर्म्स मस्ट बी स्टॉप्ड एट वंस। हर तरीके की चीज, सारी फैक्ट्रीज बंद हो जानी चाहिए, जितनी भी चीजें हम नदी नालों में फेंक रहे हैं वो सब बंद हो जाना चाहिए, जो भी बॉर्डर्स पे लड़ाई कर रहे हैं वो सब बंद हो जानी चाहिए, जितनी भी हम खदानें खोद रहे हैं, जितने भी हम पहाड़ तोड़ रहे हैं, जितने भी हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, ही इज सेइंग कि हर तरीके का वॉर कट डाउन कर दो, बंद कर दो, और एक बार के लिए ऐसा करके देखो कितना मजा आएगा। पीपल हु आर ऑल द टाइम प्रिपेयरिंग फॉर वॉर्स लीविंग नो सर्वाइवर्स बिहाइंड, वो लोग जो हर समय वॉर की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी इस तरीके की जीत का क्या फायदा जब पीछे कुछ बचे ही नहीं, ठीक है। ought to find time to wear clothes and walk around with their brothers, strengthening the message of peace and brotherhood। वो कह रहे हैं ought to find time to wear clothes। अब वो उन सभी लोगों को जिनके कपड़े गंदे हो गए हैं कहीं ना कहीं बुरा कर करके, वॉर अलग अलग कर करके, वो कह रहे हैं कि आप क्लीन क्लोथ्स पहनो, मतलब क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करो, देखो तुम क्या कर रहे हो, आपस में साथ में भाईचारे के साथ आगे बढ़ो और शांति का और भाईचारे का एक संदेश, एक मैसेज आगे
पहुंचाओ। आगे बढ़ते हैं। उसी समय पर पोइट जो है वो हमें सावधान कर रहे हैं कि मैं तुम्हें स्टिलनेस के लिए नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे आलसियों की तरह जाके लेट जाओ, यही गलती मत कर देना। लाइफ इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये जीवन है, इसे जीना पड़ेगा एंड शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद डेथ। इसको हमें डेथ से एसोसिएट नहीं करना है। अगर हम सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसी जिंदगी का मतलब ही क्या है, उसका कोई फायदा ही नहीं है। इट इज टू बी लिव्ड विद पॉजिटिव एटीट्यूड। सिर्फ और सिर्फ एक चीज दैट इज इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तुम्हें यह जीवन जीना है। ही डजंट वांट अस टू रमिनेट ओवर डेथ। वो ये नहीं कह रहा देखो कि ना हम लोग जितनी भी चीजें करते हैं जिंदगी में, मरने से पहले ये कर लेते हैं, मरने से पहले वो कर लेते हैं, उस दौड़ भाग में हम कहीं ना कहीं बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं मरने से पहले, बट दैट इज नॉट राइट। हमें उससे इतना डरना नहीं चाहिए डेथ से, बल्कि हमारी जो लाइफ है जितनी भी है हमें वो एंजॉय करना चाहिए। बट ही फील्स दैट इफ फॉर वंस वी डू नॉट फोकस आवरसेल्व्स सिंगल माइंडेडली, पर वो कहते हैं एक बार हम अपने बारे में ना सोचें, ठीक है, कि हमारी जिंदगी जैसे तैसे करके चलनी चाहिए, घर में 2 वक्त की रोटी आनी चाहिए, चाहे किसी को मार के आए चाहे काट के आए, फर्क नहीं पड़ता। सम इंट्रोस्पेक्शन और स्पेंड सम टाइम इन साइलेंस। वो कह रहे हैं यार इन सब चीजों को छोड़ के थोड़ी देर के लिए ना शांत बैठो और सोचो कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे यही करना है क्या मैं सही रास्ते पर हूं, व्हाट इज दिस, मैं क्या कहां जा रहा हूं। अगर आप सोचोगे ना तो शायद आप अच्छा कर पाओगे, बेटर कर पाओगे, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स बेटर, हम अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे एंड एस्केप फ्रॉम द थ्रेटनिंग कॉल्स ऑफ डेथ, और हम बच पाएंगे वो जो मौत का डर है उससे कहीं ना कहीं, ठीक है। सो अर्थ जो है वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है, जैसे हाउ एवरीथिंग कम्स टू अ डेड एंड एंड कम्स टू लाइफ अगेन, कि कैसे सर्दियों में आप देखना ऐसा लगता है कि सब कुछ डेड है, कुछ भी लाइवली नहीं लगता, पर धीरे धीरे जब मौसम बदलता है तो हमें पता चलता है कि नहीं, हर एक चीज जिंदा है। वैसे ही हमें इस पृथ्वी से कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। वो यही कह रहे हैं कि हमें क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, हमारे अंदर की सारी बुरी चीजें उससे बाहर आएंगी, ठीक है, उनको खत्म करना है और कहीं ना कहीं एक नई जिंदगी जिसके अंदर शांति और सुकून होगा उसे बिताना है। क्लियर हो गई ये बात? यहां पर खत्म होती है कीपिंग क्वाइट, और फिर वो कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप सबको शांत रहना है, और अब मैं यहां से चला जाऊंगा। नाउ इट इज अप टू यू, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आता है इस कविता से। अब कहना क्या चाहते हैं यहां पर हमारे राइटर साहब, कहना क्या चाहते हैं? सीधी सी एक बात कहना चाहते हैं, ब्यूटी इज अ हेवनली टॉनिक ड्रिंक, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ नेक्टर। This beauty comes in different forms, a tale, a poem, a play, a lovely object of nature or the heavenly bodies. अब एक भूखे इंसान के लिए खाना एक खूबसूरत चीज हो सकती है, एक अनाथ बच्चे के लिए माँ बाप एक खूबसूरत चीज हो सकती है, एक प्यासे के लिए पानी एक खूबसूरत चीज हो सकती है। आपके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे मम्मा के लिए, मेरे पापा के लिए, मेरे गुरु के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, सबकी एक खुशी अलग अलग चीजों में हो सकती है। पर यहां पर जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कहने का मतलब एक खूबसूरत चीज ऐसी खुशी आपको देती है जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे पता नहीं आगे, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है, जो भी है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इतना सा है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर पोएट नेचर को बता रहे हैं एक खूबसूरत चीज। वो कहते हैं देखो हम जी पा रहे हैं, हम इस धरती पर इतनी प्रॉब्लम्स के बिना, प्रॉब्लम्स के होते हुए भी रहना चाहते हैं। देयर मस्ट बी अ रीजन एंड द रीजन इज नेचर, जो कि एक खूबसूरत चीज है। आज भी मुझे उगता हुआ सूरज इतना ही अच्छा लगता है जितना मुझे 2 दिन बाद लगेगा, जितना शायद मैं आज से 60 साल की हो जाऊंगी मुझे तब लगेगा, शायद मैं 100 साल की हो जाऊं मुझे तब भी वो वैसा ही लगे। एक खूबसूरत चीज की खूबसूरती समय के साथ बढ़ती है, खत्म नहीं होती। इट नेवर पैसेज इनटू नथिंगनेस। सीधा सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है।
सो ब्यूटी जो है वो एक हेवनली टॉनिक है, एक अमृत है, ठीक है। ये जो ब्यूटी है ये अलग अलग फॉर्म्स में आती है। कभी बहुत सारी बहादुरी की गाथाएं सुनकर हमें भी जोश आ जाता है, कभी हम जो भी आर्मी वाले लोग होते हैं उनकी स्टोरी सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें भी फौज में जाना है, बॉर्डर पे जाना है। हम भगत सिंह के बारे में सुनते हैं, हम झांसी की रानी के बारे में सुनते हैं, हम महाराणा प्रताप के बारे में सुनते हैं, ठीक है। सबके बारे में सुन के हमें एक अलग सा जोश आ जाता है, वो भी खूबसूरत चीज है। मैं सुन रही हूं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी कल को सुनेगी, वो भी इतना ही एक्साइटेड हो जाएगी, ठीक है। तो कोई कविता, कोई प्ले, कोई बहुत ही प्यारी सी चीज, नेचर की हेवनली बॉडीज आपको खूबसूरत चीजें हो सकती हैं कि आपको एक ऐसी खूबसूरत एहसास दे जो समय के साथ बढ़ेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। बाहरी खूबसूरती की बात नहीं कर रहे वो, ये वाली खूबसूरती की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। So it soothes our spirits and gives us good health, sound sleep, very important। ये हमारी आत्मा को खुश कर देती है, हमें अच्छी नींद प्रोवाइड करती है, हमें मेंटल पीस प्रोवाइड करती है, ठीक है। बहुत सी बार आप परेशान होते हैं, मम्मी क्या कहती है, जा थोड़ी देर बाहर घूमा, जा पार्क तक जाया, जाओ पहाड़ों में चले जाओ, जाओ ये छुट्टियां बिताओ। What is that? नेचर के करीब जाने को बोलते हैं। It removes sadness from our lives and gives an everlasting joy. Everlasting joy. ये हमारी जिंदगी से sadness खत्म कर देते हैं और हमें एक everlasting joy provide करते हैं। Beautiful things of nature are permanent source of joy and make our lives sweet. खूबसूरत चीजें जो होती है नेचर की, ये हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है और हमारे जीवन को बहुत ही प्यारा बना देती है। A thing of beauty is a joy forever. Very important. A thing of beauty is a joy forever. ये हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती हैं। कैसी खुशी होती है? देखो, कोई भी खूबसूरत चीज आपको ऐसी खुशी देती है जैसे धूप में काम करने के बाद पेड़ के नीचे की छाया, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, जैसे एक अच्छा सपना देख के जब हम उठते हैं तो हमें कैसा लगता है, वो ही खुशी एक खूबसूरत चीज हमें देती है। इट डज नॉट पास इनटू नथिंगनेस। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कभी भी खत्म नहीं होगी, पर इसकी खूबसूरती समय के साथ हमेशा बढ़ेगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। इट गिव्स अस साउंड स्लीप, ये हमें अच्छी नींद देती है, अच्छी हेल्थ देती है। ये जो पूरी दुनिया है ये भरी हुई है बेकार लोगों से, घटिया लोगों से, खराब लोगों से, जो आपका कभी अच्छा नहीं चाहेंगे, आपको नीचे खींचेंगे, आपके बारे में बुरा सोचेंगे। जो भी हो पाएगा वो होगा। आप उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, फिर भी आपको अगले दिन जाके उनकी शक्ल देखनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया के अंदर अच्छे लोगों की, नैतिक लोगों की, नोबल नेचर्स की कमी है। डेथ ऑफ नोबल नेचर साफ लिखा हुआ है कविता में। बस वहां पर ही आपको जान जाना है कि नोबल नेचर्स की कमी है। लेकिन आपको अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो इन लोगों से लड़ने की ताकत देती है, वो आपको इस पृथ्वी पर जिंदा रहने की ताकत देती है। हम क्यों जीना चाहते हैं अगर हमारी लाइफ में इतना दुख है तो, राइट? फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, डिसअपॉइंटमेंट्स, ठीक है, अच्छे लोग है ही नहीं हमारे आसपास, सब बेकार हैं। These make our life gloomy and sad। और ये सब चीजें हमारी जिंदगी को उदासीन बना देती हैं, सैड बना देती हैं। But things of beauty remove the pall and sadness from our spirits। लेकिन खूबसूरत चीजें, ये जो अंधेरे बादल है, अंधकार के बादल हैं, या ये जो कफन है हमारे ऊपर से उतार फेंकती है। और नेचर एक कांस्टेंट सोर्स है हमारी हैप्पीनेस का ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ब्यूटीफुल थिंग्स, शीप, डेफोडिल्स, क्लियर स्ट्रीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सबको बोला है उन्होंने खूबसूरत चीज, लिस्ट है ये पूरी, ठीक है। मस्क रोजेस, फॉरेस्ट थिकनेस, ये सब चीजें उन्होंने बताई हैं अपनी तरफ से कि मुझे ये खूबसूरत लगता है। ये लिस्ट है खूबसूरत चीजों की, ठीक है। ये हमें खुश करती हैं, हैप्पी रखती हैं। बहुत सी बार कहानियां जो हैं हमारे सुपर हीरोज की, जिन्होंने अपना सोचे बिना जिंदगी दे दी पूरे सोसाइटी के लिए, उनकी कहानियां जब हम सुनते हैं वी फील लाइक कि भाई साहब, वो भी हमें बहुत खुशी देती है। अलग तरीके का इमोशन होता है, प्राउड इमोशन होता है, राइट? ये भी एक ब्यूटीफुल चीज है, ठीक है, जिसका एक स्टिम्युलेटिंग इफेक्ट है कि अंदर के बहुत सारे इमोशंस जो है कहीं ना कहीं हमें फील करने को मिलते हैं। पर जो ब्यूटीज है नेचर की, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं किसी और भी प्यारी कहानी से। एंड आई लाइक द इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम हेवन, और वो स्वर्ग के अमृत की तरह है, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए अब बारी आती है एंड जेनिफर टाइगर्स की। रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, बहुत ही प्यारी है। दो मेन चीजों के बारे में इसमें बात की गई है। पहला, एक शादीशुदा जीवन,
ठीक है, कैसे एक शादीशुदा जीवन और कैसे एक लेडी उस शादीशुदा जीवन के बोझ को सह रही है, अपने पति से प्यार नहीं करती, बहुत कुछ लाइफ में करना चाहती है बट उसका हस्बैंड करने नहीं देता। दूसरा, पेट्रियार्की, ये जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना, उसके बारे में भी बहुत ज्यादा बात की गई है यहां पर कि कैसे ये जो पुरुष प्रधान समाज है वो एक लेडी को, एक मतलब एक वुमेन को, एक महिला को या महिलाओं को कैसे दबा कर रखता है और उनको अपनी मन मर्जी की लाइफ जीने नहीं देता। आपने हमेशा सुना होगा लोगों को ये कहते हुए, इनफैक्ट कई तो माँ बाप भी ऐसे बोलते हैं, हमने तुम्हें पढ़ने दिया, हमने तुम्हें ये करने दिया, हमने तुम्हें नौकरी करने दी। अरे दी क्या दी तुमने? क्या 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 क्यों दी तुमने परमिशन? मतलब क्यों लड़कियों को ही परमिशन चाहिए हर एक चीज का? हमने तुम्हें बाहर जाने दिया। अरे दिया मतलब तुम लड़कों को तो नहीं बोलते हमने तुम्हें बाहर जाने दिया, हमने तुम्हें खाना खाने दिया, हमने तुम्हें ये करने दिया, वो करने दिया। रॉन्ग है ना? मतलब वो एड मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कि हम करेंगे जो करेंगे और हम तुम्हें करने देंगे, तो फिर तुम हमारी तारीफ करो कि तुम कितने अच्छे हो, तुमने हमें ये करने दिया। समझ रहे हो? इन सब चीजों से बचना है लड़कियों, हमेशा हमेशा जिंदगी में बचना है इन सब चीजों से। आंट जेनिफर्स टाइगर एक इंटरेस्टिंग पोम है विच लुक्स एट द लाइफ ऑफ अ मैरिड वुमन। आंट जेनिफर टाइगर जो है वो एक ऐसी कविता है जो एक शादीशुदा महिला के जीवन के ऊपर है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज विद इन विच, ये जो एक इंस्टीट्यूशन है ना मैरिज का, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो सफर कर रही है और वो दिखाती है कि कैसे वो अपनी आर्ट के जरिए उसे एक माध्यम बना रही है रियलिटी से बचने का, जिस रियलिटी में वो जी रही है। डिवाइडेड इनटू 3 स्टैंजास ऑफ 2, अब ये 3 स्टैंजास में डिवाइडेड है कविता, ठीक है। पोम जो है वो आंट जेनिफर का फिगर यूज कर रही है और उसके नीडल वर्क का फिगर यूज कर रही है। कहने का मतलब वो एक कपड़े के ऊपर मान लो कढ़ाई कर रही है और वो कढ़ाई में टाइगर्स बना रही हैं। वो जो टाइगर्स बना रही हैं वो उनके इमोशंस हैं, जैसी लाइफ वो जीना चाहती हैं वैसे टाइगर्स वो प्रिंट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो दौड़ते हुए खुश, निडर, प्राउड, जंगल के अंदर बिना किसी से डरे इस तरीके के टाइगर्स प्रिंट कर रही हैं जैसा वो अपने घर में रहना चाहती हैं, आजाद, निडर। समझे? So, a tapestry of magnificent tigers in a forest in order to explore the themes of womanhood. Womanhood की थीम पे बात होगी, मैरिज पे बात होगी, रिप्रेशन ऑफ वंस पर्सनैलिटी, कैसे एक इंसान की पर्सनैलिटी को खत्म कर दिया जाता है, और इंपॉर्टेंस बताई जाएगी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की कि कैसे आप अपनी आर्ट के जरिए बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, दुनिया तक बहुत सारे मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये जो पोइट्री है इसके जरिए भी हमें कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, राइट? चलिए, so one look at the poem tells us that the first stanza is all about Aunt Jennifer's tigers. हम जब एक बार कविता को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पूरी कविता जो है वो आंट जेनिफर टाइगर के बारे में है, पर ऐसा नहीं है। कविता तो एक्चुअल में आंट जेनिफर के बारे में है। The second about the aunt herself and the third stanza brings the two together. लेकिन सेकेंड स्टैंजा में आप देखोगे वो आंट जेनिफर के बारे में, और जब आप थर्ड स्टैंजा तक आओगे, ठीक है, brings the two together, जब आप इन दोनों स्टैंजास को मिलाओगे, where a part of Aunt Jennifer is preserved in the tiger she is stitched. कहीं ना कहीं आप जब कविता को पढ़ोगे आपको दिखेगा कि ये जो पूरी कविता है इसके अंदर ये जो टाइगर्स बनाए गए हैं ये कहीं ना कहीं आंट जेनिफर है। इनको ऐसा रहना है, ये ऐसा जीवन जीना चाहती हैं, समझे? सो ये 3 शॉर्ट स्टैंजास में स्पीकर साफ साफ दिखाते हैं क्या, कि मैरिज कैसे एक इंस्टीट्यूशन जो फेल हो गया है। आंट जेनिफर के लिए द फुल रियलाइजेशन ऑफ हरसेल्फ, हाउ द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन थ्रू हर नीडल वर्क प्रोवाइड्स अ space where she can project her bottled up aspirations and how her art will live beyond her death. ध्यान से सुनना, इस पूरे का मतलब समझाती हूँ। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, मेरा टेलीग्राम है भूमिका चौहान नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कैसे ये कविता दिखाएगी कि आंट जेनिफर जो है, शादी का ये जो बंधन है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है। आंट जेनिफर के लिए वो इंस्टीट्यूशन बिल्कुल फेल हो गया, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं, उस शादी ने उन्हें अलाउ ही नहीं किया, ठीक है, कि वो अपने एक पूरी जिंदगी खुल के अपने तौर तरीके से जी सके।
ठीक है, हाउ द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन थ्रू हर नीडल वर्क प्रोवाइड्स अ स्पेस। लेकिन कैसे आर्ट जो है वो जो सुई धागे से वो टाइगर्स बनाकर बता रही है लोगों को कि मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा रहना चाहती हूं, मेरी ऐसी फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो आर्ट उन्हें कहीं ना कहीं वो स्पेस देती है जहां पर वो अपने अंदर के भरे हुए इमोशंस को वेंट आउट कर सकती हैं। अगर नहीं करेंगी तो दम घुट जाएगा उनका वहां पर, ठीक है। एंड हाउ हर आर्ट विल लिव बियॉन्ड हर डेथ, और कैसे मरने के बाद भी उनकी आर्ट जिंदा रहेगी। वो तो चली जाएंगी, अगर हमारे मन में कोई एक चीज है, ठीक है, और वो हम अपने मन में ही रखते हैं और फिर हमारी कल को मौत हो जाती है तो किसी को नहीं पता चलेगा। बट अगर कोई एक ऐसी आर्ट है जिसके जरिए हमने उस चीज को सामने रख दिया तो हमारे मरने के बाद भी लोगों को पता रहेगा, जो हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता रहता है उससे, ठीक है। अब बहुत सारी कलर इमेजरी भी उन्होंने यूज करी है। उन्होंने टोपैज, जैसे ब्राइट येलो कलर होता है ना उस जेम का, वो टाइगर्स उस कलर के बनाए हैं, ठीक है, बिल्कुल ब्राइट येलो कलर के टाइगर्स बनाए हैं। तो वो कहीं ना कहीं जब हम उस कविता को पढ़ते हैं तो हम सब कुछ इमेजिन कर पाते हैं। बहुत अच्छी इमेजेस यूज करी है उन्होंने, ठीक है। सेंसरी लैंग्वेज यूज करिए। सेंसरी लैंग्वेज एज इन जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमारी जो सेंसेस है वो फील कर सकती हैं उस चीज को, मतलब हमारी आईज जो है वो उसको इमेजिन कर सकते हैं, तब प्यारा लिखा है उन्होंने, ठीक है। एंड जेनिफर्स टाइगर्स गिव्स अस अ ग्लिम्प्स इन द लाइफ ऑफ अ वुमन, वो कहीं ना कहीं एक झलक दिखाती हैं एक महिला के जीवन का जो कहीं ना कहीं दबा हुआ है, weighed down by the institution of marriage, शादी के इस बंधन की वजह से, and finds her only escape in the art that she produces, और केवल वो अपना escape find करती हैं अपनी आर्ट के जरिए। सो आंट जेनिफर्स टाइगर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंपैरिजन उन्होंने की है ब्राइट टोपैज करके, ठीक है, ऐसी चीजें हैं 2-3, वो अच्छे से देख लीजिएगा। और अब आती है हमारी आखिरी कविता जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। अ रोड साइड स्टैंड जो है ये डील करती है उन गरीब लोगों की जिंदगी से जो सड़कों के किनारे अपनी दुकान लगाते हैं, हाईवेज पे अपनी दुकान लगाते हैं और वो ही उनका जरिया है रोजी रोटी का। द पोइट जो है कंट्रास्ट करते हैं स्ट्रगलिंग लाइव्स ऑफ द कंट्री साइड पीपल। यहाँ पर शहर के लोग और गांव के लोगों के बीच में कहीं ना कहीं क्या दिखाया जा रहा है, एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। कैसे इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कैसे इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन कैसे ये जो गरीब लोग हैं ये अमीर लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, ठीक है। तो वो कहते हैं विद द इनसेंसिटिव लाइफ ऑफ द सिटी ड्वेलर्स। तो वो यहाँ पर जो शहर में रहने वाले लोग, ड्वेलर्स होते हैं रहने वाले, शहर में रहने वाले लोगों की इनसेंसिटिव लाइफ के बारे में बताता है। द सिटी ड्वेलर्स डोंट इवन बॉदर टू पॉन्डर ऑन द हार्श कंडीशन ऑफ द रोड साइड स्टैंड पीपल। तो वो यहाँ पर बेसिकली ये कह रहे हैं कि शहर के लोगों को गांव के लोगों से कोई मतलब नहीं है, शहर के लोगों को गांव के लोगों की इन दुकानों से कोई मतलब नहीं है। शहर में रहने वाले लोग जो है उन स्ट्रगल्स के बारे में नहीं सोचते जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं उनकी, ठीक है, कि कैसे वो अपनी छोटी छोटी चीजें बेचने के लिए स्ट्रगल करते हैं। ये जो गरीब लोग हैं इनके पास कुछ भी नहीं है वेट करने के अलावा। आसपास से जो गाड़ियां गुजर रही हैं वो कब रुकेंगी और उनसे कोई चीज खरीदेंगी। अगर कोई गाड़ी बहुत सी बार रुकती भी है, ठीक है, तो वो या तो डायरेक्शन पूछने के लिए कि भाई इधर से जा सकते हैं इधर से, या किसी ना किसी चीज की कंप्लेन करने के लिए कि कितना सुंदर नजारा है और इन कैसे गंदी सी दुकानों ने पूरे नजारे को खराब कर दिया है, ठीक है। तो जो कवि है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा सिंपथाइज कर रहा है किससे, इन रोड साइड स्टैंड वाले लोगों से, और वो कह रहे हैं कि कैसे मुझे बहुत दुख हो रहा है इनके बारे में अभी बात करते हुए। This sympathy is evident in the portrayal of roadside sheds in a poignant manner। तो वो कहीं ना कहीं जब उस रोड साइड स्टैंड को दर्शाते हैं अपनी कविता में, जिस तरीके से दर्शाते हैं उससे हमें पता चल रहा है कि कैसे उन्हें बुरा लग रहा है। अब There has been an extension of the shed in front by the occupants of the little old house। अब लोग क्या करते हैं अपने घर के आगे थोड़ा सा एक्सटेंशन करके और वहीं पे अपनी छोटी सी दुकान लगा लेते हैं बस, ठीक है। This extension is around the edge of the road where the passage of traffic takes place। अब वो कह रहे हैं कि ये जो एक्सटेंशन है ये सड़क के किनारे होता है जहां पर से ट्रैफिक गुजरता है और ऐसा लगता है
कि ये जो शाक, ये जो छप्पर में लोग रह रहे हैं, ये क्या करते हैं, इम्प्लोर द पैसर्स बाय टू परचेज समथिंग फ्रॉम द शैक। और वो कहीं ना कहीं उन्हें चाहते हैं कि भाई तुम देखो, हम यहाँ पे दुकान लगा के बैठे, आ जाओ हमारी दुकान से कुछ खरीद लो। तो ये जो डिप्राइव्ड लोग हैं, इनकी बहुत ज्यादा डिजायर है पैसे की, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है कहीं से भी पैसों का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ट्रैफिक है वो वहां से उन्हें इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। इफ कोई चांस है अगर ट्रैफिक वहां रुकता भी है तो वो इस फीलिंग के साथ, डिसअपॉइंटमेंट के साथ, इट वुड कम विद अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, एक निराशा वाली फीलिंग के साथ, कहीं ना कहीं दे आर वेरी डिस्टर्ब्ड टू सी द पुअर अनअट्रैक्टिव साइन बोर्ड्स, कि भाई ये कितने गरीब हैं, ये कितना गंदा पेंट है इनकी दुकान पे, कैसी सी दुकान है, इतना सुंदर नजारा है, सब इन्होंने खराब कर दिया है। There is an offer of wild berries shack for sale in a wooden court. अब वो wild berries, जंगली बेरीज जो है वो सेल कर रहे थे लकड़ी के बक्सों में, ठीक है। और ये जो प्लेस है बहुत ही पीसफुल है, नेचर है, और वो कहीं ना कहीं अपने गांव में उगाई हुई ही चीजें वहां पर बेच रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल स्टे फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट। द पोएट बिकम्स एंग्री एट दिस एटीट्यूड ऑफ द पॉलिश्ड ट्रैफिक। ये टर्म यूज की गई है, पॉलिश्ड ट्रैफिक मतलब शहर की उन चमचमाती गाड़ियां या वो लोग, ठीक है, जो उनसे and ask them to move ahead. So the poet becomes angry at this attitude of the polished traffic. वो जो उनका attitude है इस polished traffic का, वो कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा नाराज है कि लोग यहाँ रुकते क्यों नहीं है, और रुकते भी है तो कंप्लेन क्यों करते हैं, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीजें। सो पोएट जो है वो बहुत कंसर्न और सैडनेस शो करता है उन शेड ओनर्स के लिए, ठीक है। ही डज फॉर द लैंडस्केप ब्लेमिश, ही बिलीव्स दैट दीज पीपल हैव अ लॉन्गिंग टू हैंडल सम सिटी मनी। तो वो उन्हें ये पता है कि ये लोग क्या चाहते हैं, ये कुछ नहीं चाहते, शहर का थोड़ा सा पैसा चाहते हैं, और ये जो पैसा है इनकी सफरिंग को कम कर सकता है, ठीक है। जैसा कि हम मूवीज वगैरह में देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इन लोगों से बड़े बड़े वादे तो करते हैं पर इन वादों को कभी भी पूरा नहीं करते, ठीक है। सो द पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या करती हैं, इनको आशा दिखाती हैं, इनको कहीं ना कहीं उम्मीद दिखाती हैं अच्छे जीवन का, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो अपने फायदे के लिए ये सब कर रहे हैं इसीलिए वो करते हैं। तो पोएट यहां पर मेंशन करते हैं उस न्यूज के बारे में जो ये बताता है कि इन गांव वालों को जो है अच्छा घर दिया जाएगा, ठीक है, और इन सब झूठे वादों से वो उनकी जमीनें हड़प लेते हैं, ठीक है। एंड देयर वर बिग प्रॉमिसेस टू इंश्योर गुड केयर ऑफ देम, प्रॉमिस किया जाता है हम आपका अच्छा ख्याल रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं वो उनके उन प्रॉमिसेस पर सरकार बनने के बाद एक्चुअल में कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। और पोएट इसी बात पर एंग्री हैं, उसी बिहेवियर पर। उन्हें ग्रीडी गुड डूअर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उन्हें क्या बोला गया है, ग्रीडी गुड डूअर्स। ग्रीडी गुड डूअर्स का मतलब क्या होता है कि लालची हैं, वो अच्छा होने का नाटक कर रहे हैं, रियलिटी में वो अच्छे नहीं है, और उन्हें वो बीस्ट्स ऑफ प्रे बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वो जंगली लोग हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। हु इंडल्ज इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर विलेजेस, जो कहीं ना कहीं शिकार कर रहे हैं एक तरीके से, और वो शिकार किसका कर रहे हैं, गरीब गांव वालों का कर रहे हैं, ठीक है, अपने फायदे के लिए। सो विलेजर्स जो है वो हेवी प्राइस पे करते हैं क्योंकि वो अपनी जमीनें भी खो देते हैं इन लोगों के चक्कर में, ठीक है, और ये इन्हें मतलब सीधे साधे गांव वालों को पागल भी बना देते हैं, और वो उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें एक अच्छा जीवन देंगे, अच्छी नींद देंगे तुम्हें। कहने का मतलब ये है कि जब गांव में एक इंसान रह रहा होता है ना तो उसका एक लाइफ साइकिल अलग होता है, पर जब वो शहर जाके बसता है ना तो जिस तरीके की जिंदगी वो गांव में बिता रहा था वैसी शहर में नहीं बिताता, ऑब्वियस सी बात है। और उसका पूरा साइकिल, स्लीप साइकिल, उसका पूरा जिंदगी ऊपर नीचे हो जाता है, और वहां पे उसे नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है, वहां पे उसे बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, उसे छोटे छोटे घरों में रहना पड़ता है, ऐसा बहुत कुछ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो उसको पूरे तरीके से बर्बाद कर देते हैं। सो दीज सिविक अथॉरिटीज आर द वंस who sleep peacefully while making the lives of villagers miserable। तो ये जो अथॉरिटीज है जिन्होंने इनके साथ धोखा किया है, ये तो चैन की नींद सो जाती हैं पर इनका जीवन बर्बाद कर देती है। तो क्योंकि इन्हें दिन में भी काम करना पड़ता है, रात में भी काम करना पड़ता है, ठीक है। सो देयर हैज बीन अ रिवर्सल ऑफ दिस नॉर्म एज द विलेजर्स आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, और इसी वजह से वो रात को सो नहीं पाते, जिससे उनका पूरा जिंदगी जो उन्होंने बिताया वो उलटफेर हो गया भाई। पहले जैसे जीते थे और अब जैसे जीते उसमें बहुत दिन रात का फर्क हो गया, ठीक है। और जिन्होंने इनके साथ ऐसा किया वो चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि उनके तो अकाउंट्स में पैसा भर गया आराम से, उन्होंने तो जमीनें हड़प ली है वहां से।
सो पोइट एक्सप्रेस करते हैं डिस्ट्रेस, वो एक्सप्लेन करते हैं एंडलेस वेट, कि कैसे वो लोग वहां पर बैठकर केवल इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आए हमसे कुछ खरीदे, ठीक है। एंड समटाइम्स अ कार स्टॉप्स बट इट इज टू इंक्वायर अबाउट द फार्मर्स प्राइस, बहुत सी बार गाड़ियां रुकती हैं पर वो जो भी चीजें हैं उस किसान की चीजों का मोल पूछने के लिए रुकती है कि यहाँ पे कितना रेट है, हमें वहां पे कितना मिलता है, ऐसी बहुत सारी चीजें। कोई रुकता है तो ये पूछने के लिए कि तुम्हारे पास गैस है क्या, गैस एज इन पेट्रोल है क्या, ठीक है। कोई बहुत सी बार रुकता है तो टर्न लेने के लिए रुकता है, ठीक है, जिससे वो वहां की सारी घास को खराब कर देते, तो उनकी आंखों में वो उदासी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है। अब यहां पर वो, ठीक है, कोई अगर रुकता है तो वो बैकयार्ड का यूज करने के लिए या गैस पूछने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक अर्बन और रूरल लाइफ की बीच का एक डिस्टेंस दिखाया गया है कि कैसे एक दूसरे को ये लोग नहीं समझ सकते, ठीक है। पोइट रिग्रेट करते हैं कि मनी जो है वो इज नॉट अबंडेंट इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड में जो पैसा है वो प्रचुर मात्रा में नहीं है, अबंडेंट एज इन प्रचुर मात्रा में। Furthermore, money can raise spirits while a lack of it dampens it. The villagers have a tendency to express their grievance about a life which has a lack of money. अब गरीब किसान या विलेजर्स जो है कहीं ना कहीं वो मतलब बहुत ग्रीव कर रहे हैं, ग्रीव एज इन बहुत ज्यादा दुख के अंदर है, खाने को नहीं है उनके पास कुछ भी, ठीक है। और वो इस तरीके की जिंदगी जो है जी रहे हैं जिसमें पैसे की बहुत ज्यादा कमी है बेसिकली। तो पोइट जो है यहाँ इमोशनल हो जाते हैं और वो उनका पेन समझ पा रहे हैं और वो उनकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं एक ही बार में, एक ही सेकंड्स में, ठीक है। उन्हें लगता है कि मैं बस कुछ चुटकी बजाऊं और ये सब कुछ चेंज हो जाए, मैं चुटकी बजाऊं और ये सब चीजें सही हो जाए, इन लोगों पे कोई पैसे की कमी ना रहे। और ये कहीं ना कहीं कविता हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाती है एक कंफर्टेबल लाइफ के बीच में और एक गरीब इंसान की जिंदगी के बीच में जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। और ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी है सारी कविताएं अच्छे से। मुझे लगता है कि आपका रिवीजन हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो अपने नोट्स में से भी एक बार रिवाइज कर लो, वीडियो को वापस से देख लो, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग लगा लो, पर पोइट्री को छोड़ के मत जाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। डिस्क्रिप्शन में सभी चीजों के लिंक डले हुए हैं, प्लेलिस्ट के लिंक डले हुए हैं, टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, सारे पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाओ सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।